सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ वाई विकास आर्या में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। इस ऑडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं विषय भूगोल पाठ संख्या 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय। ये जो पुस्तक का नाम है ये पहला चैप्टर है कि मानव भूगोल पुस्तक है और इसमें पहला चैप्टर है कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आइए इससे पहले हम जानकारी प्राप्त करें कि भूगोल आखिर है क्या, अब भूगोल के जन्मदाता है कौन और भूगोल पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। इन विषयों पर चर्चा करें, उसके बाद से हम अध्याय का आरंभ करेंगे। चलिए, भूगोल का मतलब होता है, भू मतलब हो गया पृथ्वी और गोल मतलब हो गया कि पृथ्वी के गोले के विषय में वर्णन करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और यहाँ पर जो भूगोल की अगर जनक की अगर हम बात करें तो हिकेटियस एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने इस भूगोल के जनक के उनको जाना जाता है। और व्यवस्थित भूगोल के जनक है इरेटास्थनीज हैं और वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। ज्योग्राफी को अगर हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करके अगर पढ़ें तो इसका मतलब होगा ज्योग्राफी को लैटिन वर्ड है जिसको अगर हम ऐसे तोड़ते हैं जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन करना, यानी वैसा सामाजिक विज्ञान का वैसा विषय जिसमें हम पृथ्वी एवं पृथ्वी के अंतर्गत होने वाले प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय क्रियाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए परिभाषा से हम जानते हैं कि भूगोल है क्या। भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी और इस पृथ्वी से जुड़े हुए अन्य पक्षों का अध्ययन किया जाता है, यही भूगोल है। अब आइए हम जानने का प्रयास करें कि भूगोल के क्या उद्देश्य। इस विषय, हर एक विषय का अपना एक पहलू होता है, उसका उद्देश्य होता है कि भाई आखिर इस चीज़ को क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसी कड़ी में हम भूगोल का उद्देश्य क्या है पढ़ने का, इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहला एक उद्देश्य है कि प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करना। अब वो जो प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं भाई, तो धरातल के पेड़ पौधे यानी वनस्पत जगत, जलवायु जगत, खनिज पदार्थ, पशु पक्षी जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना फ्लोरास एंड फौना, और वनस्पति इत्यादि के बारे में अध्ययन करना, पेड़ों के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ना, रेगिस्तान के बारे में इत्यादि, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है भूगोल के माध्यम से। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव, इसका अध्ययन करना कि जो प्राकृतिक वातावरण है इनके तत्वों का मानव क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा, मानव अपनी क्रियाओं से प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका भी अध्ययन करना, यानी मानव जो है अपनी क्रिया के बल पर कि प्राकृतिक को कैसे प्रभावित करता है, इससे उसका अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए कि मानव जो है, मनुष्य फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री से क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो प्रकृति को ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, यहाँ की मानव जगत को प्रभावित कर रहा है। छोटे छोटे जो पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक करता है। तो इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन हम इस भूगोल के सामाजिक विज्ञान के इस शाखा भूगोल में भी हम पढ़ते हैं। मानव अपनी क्रियाओं से प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को किस प्रकार प्रभावित करता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करना कि मानव किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर रहा है, इसका अध्ययन करना। मानवीय संसाधनों के भी कौन कौन से मानवीय ऐसे संसाधन हैं, उनका अध्ययन करना। फिर प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का विश्व वितरण का अध्ययन करना तथा उनकी क्षेत्रीय अध्ययन करना, जैसे कि कौन से खनिज पदार्थ कहाँ पाए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इस शाखा में हम करते हैं। अब आइए अगर हम बात करते हैं कि भूगोल की कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हैं, तो भूगोल की 2 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी।
देखिए भौतिक भूगोल जो है इसमें हम पृथ्वी के इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के मृदा, वनस्पति, जंतु, संसाधन, खगोलीय, भू आकृतिक यानी जो धरती की आकृति कैसी है, जलवायु के बारे में, जल संसाधन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी स्थल मंडल, जैव मंडल और ये जल मंडल, वायुमंडल इत्यादि इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल को कई खंडों में विभाजित किया गया। पहला है कि आर्थिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है राजनीतिक भूगोल, चौथा ऐतिहासिक भूगोल, पांचवा गया सैन्य भूगोल, छठा जनसंख्या भूगोल, सातवां ग्रामीण व नगरीय भूगोल और आठवां आ जाता है मानचित्र भूगोल, जिसमें हम पृथ्वी के सभी मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं। अगला आता है पहला जो 12वीं क्लास की जो में दो किताबें हैं। पहली किताब है कि इसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा किताब की नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। यानी इसमें भारत के लोगों के बारे में ही पढ़ना, उसका अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना, उसमें वैश्विक लेवल पे पढ़ना और इसमें भारत के बारे में पढ़ना है। तो पार्ट 1 जो किताब है, भाग संख्या 1, उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ है मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र। ये अध्याय का नाम है। आइए हम समझते हैं कि भाई मानव भूगोल है क्या। आखिर जब हम मानव भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको परिभाषित किया जाए भाई कि मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अथवा मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें विश्व की जनसंख्या, मानव की क्रियाएं, मानव बस्तियां आदि का अध्ययन जिस सामाजिक विज्ञान के भूगोल की जिस शाखा में करते हैं उसको हम मानव भूगोल कहते हैं। एक फ्रेडरिक रैटजल एक बहुत ही बड़े जियोग्राफिस्ट थे, भूगोलवेता थे। इन्हें अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में बताया है कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। ये एनसीईआरटी के बुक में ये परिभाषा दी गई है, जो आप वहाँ देख सकते हैं। एलन सी शैम्पल एक और बहुत बड़े भूगोलवेता थे। इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा मिलती है कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। देखिए कितनी अच्छी परिभाषाएं दी गई है एनसीईआरटी की किताब में कि जो मानव भूगोल स्थिर, पृथ्वी तो स्थिर है ही नहीं, लेकिन जो इसके अंदर जो धरातल हैं, इन सभी जो समुद्र, ये सब चीज़ स्थिर है, और मानव जो क्या है क्रियाशील है। वो अपने हमेशा अपनी तकनीकी और बौद्धिक क्षमता के आधार पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहता है और प्रकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता रहता है। तो एलन से सैम्पल ने ये बताया। भाई मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल में हम समस्त मानवीय तत्वों एवं क्रियाकलापों जैसे जनसंख्या, मानवीय क्रियाओं जैसे कि कृषि एवं आखेट, मानवीय घर, गांव, नगर, सड़क, रेल, उद्योग, खेत, पतन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मानव का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण से भी, इसलिए मानव भूगोल में प्रकृति से संबंधित तत्वों जैसे प्राकृतिक, वनस्पति, मृदाएं, जलवायु, भू आकृतिक आदि इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। काव्य मानव भूगोल की प्रकृति का संबंध मानवीय तत्वों के अध्ययन के साथ प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित तत्वों के अध्ययन से भी है। अब आइए भाई अगला टॉपिक है कि मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए जब मानव की उत्पत्ति हुई तब मानव को तकनीकी ज्ञान प्राप्त नहीं था, जिस कारण प्राकृतिक पर्यावरण जो था मानव को नियंत्रित में रखता था। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण से डरता था और उसकी पूजा करता था। इसी अवस्था को हम बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं, जिसमें मानव का प्रकृति का नियंत्रण था। देखिए पहले के जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो प्रकृतिक पर जोर देते थे। यानी मान लीजिए वो उन लोगों को ये डर सा था, कोई गलती अगर वो कर देंगे तो उनको भगवान का नाम लेते थे, कहते थे कि ये चीज़ हो गया, भगवान नाराज हो। मतलब हर एक चीज़ जो उसकी डिपेंडेंसी थी वो प्रकृति पर थी, ईश्वर पर थी, समझिए। और आज के समय में जो सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता, वो मनुष्यों पर हो गई है।
जैसे अगर मान लीजिए हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं कि जैसे देखिए कि जो हम उस समय क्या था जो कि यहाँ पर जो हेडिंग दे रखा है कि मानव की प्रकृतिकरण, यानी जो ये मानव ना है, मानव जो है ये जो प्रकृतिकरण करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि पहले मानव को जब तकनीकी ज्ञान प्राप्त नहीं था तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी हुआ करती थी तो उस समय जब हवा नहीं बहता था तो लोग ऐसे छोटे छोटे टुकड़े से या फिर कागज़ या फिर जो बांस के पंखे बना करके वो करते थे। उसमें क्या होता था कि लोगों को हाथ दुख जाता था। अब जब मानव को जब तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या हुआ, बहुत नए नए मशीनों का आरंभ हुआ, मोटर बनाया और उस मोटर के माध्यम से पंखे बनाए गए, विद्युत से चलने वाले, सौर ऊर्जा से चलने वाले। तो ये क्या हुआ, अगर मान लीजिए प्रकृति द्वारा जो पवन है, हवा नहीं बही, तो मानव क्या करता है, विद्युत से पंखा चला करके अपने जो गर्मी है उसको दूर करता है और सुकून भरे नींद करता है। तो इस तरह मानव का जो डिपेंडेंसी है धीरे धीरे प्रकृति से कम हो रहा है और ये मानव का मानव पर ही डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि जो ठंडी के दिनों में हम एसी चलाते हैं गर्माहट के लिए, ये सभी चीज़ क्या है, मानव के प्राकृतिकरण का ये सभी उदाहरण है। अगला हेडिंग है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। देखिए निश्चयवाद जो विचारधारा है, निश्चयवाद जो कि ये पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है, इसमें क्या हुआ कि निश्चयवाद विचारधारा में के अनुसार मनुष्य को क्या बताया गया, निष्क्रिय, यानी कि वो किसी कार्य, कोई भी कार्य करने में वो सक्षम नहीं बताया गया एवं प्रकृति का दास बताया गया। उसमें बताया गया कि जो मानव है वो निष्क्रिय है और वो प्रकृति का दास है, जो प्रकृति की प्रबल शक्तियों से डरता है और उसकी पूजा करता है, जबकि प्रकृति की प्रबलता पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसी आधार पर इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वोच्च माना गया और मानव को अक्रिय बताया गया, निष्क्रिय बताया गया है। आइए आगे हम पढ़ते हैं कि निश्चयवाद विचारधारा और क्या कहता है। देखिए निश्चयवाद विचारधारा में मनुष्य प्रकृति की देन है और समस्त मानवीय जो क्रियाएं हैं प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रकृति की स्थिति जैसे जलवायु, उच्चावच मृदा, खनिज आदि के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक गठन, भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि का निर्धारण होता है। जैसे हम समय के साथ अगर पीछे जाएंगे तो हम अपनी आदिम अवस्था को देखेंगे, यानी अपने पूर्वजों की अवस्था को यदि हम देखते हैं तो ये पता चलेगा कि जिसमें मानव के पास जो था कि तकनीकी ज्ञान नहीं था और वे प्रकृति पर निर्भर रहते थे। जैसे भोजन व आवास के लिए वनों पर निर्भर रहते थे और यही पर्यावरण निश्चयवाद की अवस्था है। ठीक है ना, हर एक चीज़, जैसे कि अब वर्षा हो, जल की आवश्यकता उनको खेती के लिए, तो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान इंद्र की उपासना करते कि हे भगवान वर्षा करा दो कि हमारी फसल अच्छी हो। लेकिन अब क्या है, मानव ने तकनीकी विकास किया और तकनीकी के माध्यम से बहुत सारे हैंड पंप बनाया जिसके इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम भूजल को निकाल करके अपनी खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। समझिए, तो देखिए इस पर्यावरण ने ये जो निश्चयवाद विचारधारा है इसके जो समर्थक हैं, जो भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं, तो फ्रेडरिक रेटजल हैं, रीटर हैं, हमबोल्ट हैं आदि इसके समर्थक हैं। समझे, ये लोग बताते हैं कि प्रकृति ही सर्वोच्च है और मानव निष्क्रिय है। अब इसमें बताया गया कि पर्यावरण निश्चयवाद विचार धारा जो है ये अत्यंत प्राचीन विचार है जो मानव के आदिम रूप से संबंधित है। जब मानव ने तकनीकी विकास बहुत कम किया था ना, तो यह विचार प्रकृति को अत्यंत शक्तिशाली बताता है। अब तो मानव ने नवीन अनुसंधानों के माध्यम से प्रकृति को बहुत ही कमज़ोर कर दिया है, लेकिन ऐसा मत समझेंगे कि प्रकृति कमज़ोर नहीं है। जिस दिन यह विकराल रूप धारण करेगी प्रकृति, तो सारे जो मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से तकनीकी विकास किए गए हैं सबको ये ध्वस्त करके रख देगी।
उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, देखिए कि आदिवासियों का वातावरण पर निर्भर रहना और किसानों को जलवायु वर्षा पर निर्भरता, यानी हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि यदि किसान पहले के लोग क्या करते थे कि भगवान पर ही डिपेंड होते थे कि भगवान इंद्र जो कि वर्षा के देवता हैं वही बारिश कराएंगे तभी फसल होगी। लेकिन आज का मानव ये प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है सिंचाई के लिए, बल्कि वो तालाब के माध्यम से, नदी के माध्यम से या फिर भूजल का ये निकाल करके पंप सेट के माध्यम से ये अपने खेतों में सिंचाई के लिए क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा जो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 19वीं शताब्दी के अंत तक अनेक विद्वान इसकी आलोचना करने लगे और मनुष्य को शक्तिशाली बताने लगे, और तभी से मानव ने नवीन अनुसंधान करना शुरू किए और बहुत सारे अनुसंधानों के माध्यम से मशीनों का आविष्कार हुआ और पृथ्वी जो प्रकृति से डिपेंडेंसी कम हो गई। धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ऑडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।